अचानक उसे अपने रूम में किसी के होने का एहसास होने लगता है और तभी वो अपनी माँ को चिल्ला के बुलाने लगती है। और जब तक उसकी माँ कमरे में आती है उसकी बेटी के कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और मिन के कमरे में सब कुछ हवा में उड़ रहा था और जिसकी वजह से मिन भी बहुत ज्यादा डर गई थी। वो जैसे तैसे करके अपने बेड से नीचे उतरती है, तभी उसके सामने एक एंटिटी आ जाती है जिसे हमें दिखाया नहीं जाता और मिन के चिल्लाने के साथ ही सीन कुछ दिन पहले चला जाता है। तो इस सीन में हम वारी और उसकी बेटी मिन को देखते हैं जो कि अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि इस गांव में वारी की माँ का घर था और उसका बचपन भी वहीं पे गुजरा है। और रास्ते में मिन से बात करते करते वो एक खेल खेलते हैं जिसमें 10 की गिनती पे मिन को छुपना था और 1 से 10 की गिनती गिनते गिनते वो पेट्रोल पंप पे पहुंच गई और 10 की गिनती के पूरा होते ही मिन गाड़ी में छुप चुकी थी। और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि वारी अपनी बेटी को दुनिया से छुपा रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी वो हमें मूवी के आगे ही पता लगेगा। फिर जो भी हो, सफर काफी लंबा था और इसी वजह से वो अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लेती है और साथ ही साथ उन्हें खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए था और इसी वजह से मिन को गाड़ी में ही छोड़ के वो खाने पीने की चीजें लेने के लिए चली जाती है। और जहाँ पे हम नोटिस कर पाते हैं कि वो कैमरे में आने से बच रही थी, उसके चेहरे पे जख्म के कुछ निशान थे। अब सामान लेके जब वो गाड़ी में पहुंची तो देखा कि उसकी बेटी गाड़ी से गायब हो चुकी है और इस सिचुएशन को देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और अभी वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि वो क्या करे। और तभी मिन ने उसे चौंका दिया और इसके बाद वो फिर से अपना सफर जारी करते हैं और 3-4 घंटे की मुसलसल ड्राइव करने के बाद उसे नींद आने लगी और इस तरह से वो ट्रक के साथ एक्सीडेंट से बाल बाल बची। वारी ने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा और इसीलिए गाड़ी किनारे पे लगा के वहीं सो गई। सुबह एक पुलिस वाले ने उन्हें जगाया और उन्हें बताया कि ये जगह सेफ नहीं है। ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी लुटेरे की नजर उन पे नहीं पड़ी। अब पुलिस वाले की बात सुन के वारी यहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस पुलिस वाले पे था, जिससे पता लग रहा था कि जरूर उसने कुछ गलत किया है। और अब थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के घर पहुंच गई और घर की नेम प्लेट से हम जान पाते हैं कि ये घर 1932 में बनाया गया था। और अब दोनों माँ बेटी इस आलीशान घर में दाखिल होते हैं। वारी का कमरा ऊपर हुआ करता था जिस कमरे में उसका बचपन बीता था और इसी कमरे की एक दीवार पे उसकी माँ ने उसकी हाइट नापने के लिए एक मार्क भी लगाया था और आज मिन की हाइट भी उसी मार्क जितनी थी। और यहीं पे हम उसके बैग में एक रिवॉल्वर भी देखते हैं। और तभी अचानक ही घर के दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और तभी बारी मिन को अंदर ही रहने का बोल के खुद नीचे चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मिन किसी के भी सामने आए। बाहर दरअसल घर का केयरटेकर नाटी आया हुआ था और वारी ने उससे घर का सामान और एक मोबाइल भी मंगवा लिया था। और यहाँ पे हम ये देख पाते हैं कि नाटी की एक आंख नहीं थी और साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है और इसी वजह से वहाँ पे लाइट की काफी दिक्कत होती है। और तभी वारी को याद आता है कि उसकी माँ ने घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा जनरेटर लगा के रखा हुआ था और अब चूंकि वो 30 साल से इस्तेमाल में नहीं था तो वारी को पता नहीं था कि वो काम करेगा भी कि नहीं। और तभी नाटी घर की खिड़की की तरफ देखने लगता है जैसे उसे लगा हो कि घर के अंदर कोई है और वारी को फौरन अंदाजा हो जाता है कि जरूर वहाँ पे मिन आई होगी। और जैसा कि वारी नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसकी बेटी के बारे में पता हो, सो वो फौरन ही नाटी का ध्यान भटका देती है। और इसी बीच में उसकी बेटी को कपड़े वाली कबर्ड के अंदर एक स्टोरी बुक मिलती है और दूसरी तरफ नाटी भी अपने घर की तरफ चला जाता है जो इस घर से थोड़ी ही दूरी के फासले पे था। और इसकी वजह ये थी कि इस घर के आसपास कोई भी नहीं रहा करता था और नाटी का घर इस घर के पास था ताकि वो जरूरत पड़ने पे उसकी हेल्प कर सके। और अब ऊपर जाने के बाद वारी सबसे पहले अपनी बेटी को डांटती है कि अगर उसे नाटी देख लेता तो दिक्कत हो जाती, लेकिन मिन की बातों से हमें अंदाजा होता है कि वो तो विंडो के पास गई ही नहीं थी। और तभी नाटी अपने साथ लाए हुए सामान को दूसरे कमरे में रखने लगती है और हम देख पाते हैं कि वो अपने साथ ढेर सारा कैश भी लेके आई थी जिसे वो बैग के साथ ही बेड के नीचे रख देती है। और इसके बाद वो वॉशरूम में जाके अपने चेहरे पे लगे हुए घाव को देखती है जो कि उसके अब्यूजिव हस्बैंड ने हाथापाई के दौरान उसे दिए थे। और तभी हम सामने लगे हुए शीशे को देख पाते हैं जो कि टूटा हुआ था और जो शायद 30 साल से नहीं बदला गया था। और ध्यान से देखा जाए तो उस पे ब्लड स्टेन भी लगे हुए थे। और ये खून के निशान यहाँ पे कैसे आए थे और ये किसके थे, इसके बारे में हमें आगे ही पता लगेगा।
है। रात को बारिश हो रही थी। मिन घर में घूमते हुए एक कमरे के सामने आ जाती है जहाँ पे दरवाजे पे ताला लगा हुआ था। इस कमरे के अंदर क्या है? मिन ने अपनी माँ से पूछा। वैसे ये बात तो वारी को भी नहीं पता क्योंकि वारी की माँ ने कभी उसे इस कमरे के अंदर जाने ही नहीं दिया। और अब ये लोग खाना खाने के लिए बैठे तो लाइट आने जाने लगी। तभी मिन ने अपनी माँ के पीछे किसी एंटिटी को देखा और जब वारी ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। और इतने में ये आत्मा फिर से उसे नजर आई और वो चीख पड़ी। वारी समझ नहीं पाई कि आखिर मिन ऐसा अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। शायद अंधेरे की वजह से वो डर रही है और इसी वजह से वो उसे साथ लेके जनरेटर रूम गई। और ये जनरेटर तो बहुत ही बड़ा था। भले एक घर में बिजली की सप्लाई के लिए इतने बड़े जनरेटर की क्या जरूरत थी। खैर जो भी हो 30 साल बाद भी ये जनरेटर एक ही दफा से चालू हो गया। यानी घर में जो बिजली की समस्या थी वो एक पल में ही दूर हो गई। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये तो इनकी समस्याओं की शुरुआत थी। और अब वापस आने के बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो मिन अपनी माँ से वही किताब पढ़ने को कहती है जो कि सुबह उसे क्लोजेट में मिली थी। और तब वारी भी उस किताब को पढ़ने लगती है। और मिन का दिल इस घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि इस घर में वो कार्टून नहीं देख पा रही थी और ना ही यहाँ पे उसके कोई दोस्त वगैरह थे। और तभी वारी उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। और तभी वारी जाके अपने बिस्तर के नीचे छुप गई थी। और तभी थोड़ी देर बाद उसकी बेटी आ जाती है लेकिन वो बिस्तर के नीचे चेक नहीं करती। और तभी वारी चुपके से बेड के नीचे से निकल के अपनी बेटी के पीछे जाने लगती है। और उस वक्त हम देख पाते हैं कि मिन ने एक मास्क पहन रखा था जो कि पहले उसके पास नहीं था। और फिर वो अचानक से एक रूम में जाके ड्राइंग करना स्टार्ट कर देती है और जिसे देख के वारी बहुत ज्यादा शॉक भी रह गई थी। और तभी अचानक वहाँ पे असली मिन आ जाती है जिसने मास्क नहीं पहन रखा था। और इस सीन को देख के वारी कुछ समझ नहीं पाई थी, जिसका मतलब साफ था कि वारी जिस मिन का पीछा करते हुए यहाँ पे पहुंची थी वो वारी थी ही नहीं, यानी वो उसकी बेटी नहीं थी। और वो रूम वारी की माँ पनीता का था जहाँ पे उसकी माँ का पूरा सामान भी रखा हुआ था। इसी रूम में मिन को पनीता की कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ पेपर्स डॉल मिलती हैं जिनके साथ बचपन में उसकी माँ कभी उसकी नानी के साथ खेला करती थी। मिन को ये पेपर डॉल्स बहुत पसंद आती हैं और वो इसे खेलने के लिए अपने पास ही रख लेती है। अब रात के समय मिन को लगता है कि जैसे कोई उसके सामने खड़ा होके उसे देख रहा हो, जिसे फील करके वो डर भी जाती है लेकिन उसके पीछे कोई था नहीं। और अब वारी को भी फिर से वो मास्क वाली लड़की दिखाई देती है लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई थी। और इसी वजह से वारी को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही थी और इसी वजह से वो इन बातों पे अब ज्यादा ध्यान नहीं देती। और अगली सुबह वो अपनी बेटी को घुमाने के लिए पास ही के एक बीच पे चली जाती है। और इसी बीच पे वनीता वारी को कभी बचपन में लेके जाया करती थी। और इसी बीच में उसके पास नाटी का कॉल भी आता है और जिससे बात करने के दौरान वो ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं उसके घर के आसपास किसी और का घर तो नहीं है, क्योंकि वारी और मिन को दोनों को ही ऐसा लगता था कि जैसे उनके घर के अंदर कोई हो। लेकिन नाटी के मुताबिक उसके घर के आसपास जिसका घर था वो खुद उसी का ही घर था और उनके इस घर में लोग जानबूझ के आना पसंद नहीं करते थे क्योंकि घर के आसपास के लोगों के लिहाज से वो घर हॉन्टेड था। और ये बात जानने के बाद वारी भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है और फिर वो अपनी बेटी को लेके घर वापस आ जाती है। और यहाँ पे मिन को फिर से लगता है कि उसके घर के बाहर फॉरेस्ट एरिया से कोई खड़ा उसे देख रहा है और इसी वजह से वो अब यहाँ पे नहीं रहना चाहती थी। लेकिन वारी को वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था और फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगती है कि अगर वो बगीचे की तरफ गई तो कोई उसे उठा के ले जाएगा। असल में उसे अपने पति पे शक था, हालांकि उसका पति उसके इस घर के बारे में नहीं जानता था। वारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिन को लेके कहाँ जाए क्योंकि उसका पति उसे मारा पिटा करता था और वहीं वारी के पास इसके अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। उसकी बेटी भले ही इस घर में रहने से डर रही थी लेकिन यहाँ पे रहना उनकी मजबूरी थी। वारी और उसके हस्बैंड के दरमियान में हमेशा झगड़े रहा करते थे और अक्सर वो इस पे हाथ भी उठाया करता था। असल में बात जब हद से ज्यादा बढ़ गई तो वारी ने अपने ही हस्बैंड पे गोली चला दी थी और यही सब सोचते विचारते उसकी आंख लग गई। और आधी रात के वक्त जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने वही मास्क वाली लड़की खड़ी थी। वारी को लगा कि ये उसकी बेटी मिन है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वारी को अपनी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज उसके कमरे से आने लगी और वो फौरन भाग के मिन के कमरे में गई। और जब वो उसके कमरे में गई तो अंदर का मंजर देख के उसके होश ही उड़ गए। मिन का बेड हवा में लहरा
लहरा रहा था और अचानक ही दरवाजा भी खुद ब खुद बंद हो गया। वारी ने बहुत कोशिश की लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल सकी क्योंकि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। और तभी वो अपनी बेटी को बार बार दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन मिन बेड से उठने की कोशिश करती है और वो नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके सामने वही डिमोनिक फिगर आ चुकी थी। और फिर अचानक से ही मिन क्लोजेट के अंदर खींची चली जाती है और जिसके फौरन बाद ही रूम के अंदर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन बारी जब रूम के अंदर आके देखती है तो वो यहाँ पे थी ही नहीं, यानी कि वो हवा में कहीं गायब हो गई। देखते ही देखते उसने पूरा घर छान मारा, टॉर्च लेके वो घर के बाहर भी गई लेकिन कहीं भी मिन का पता नहीं चल सका। और आखिरकार उसे ये बात पुलिस को बतानी पड़ी और यहाँ से सीन पुलिस इंस्पेक्टर फा पे जाता है जो कि मिन की छानबीन के लिए यहाँ पे आई थी। और घर में पहुँचने के साथ ही फा घर में मौजूद मिन की चीजों की तस्वीरें खींचने लगती है। और जब पुलिस इंस्पेक्टर वारी से मिन की फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन वारी के पास मिन की एक भी तस्वीर नहीं थी। उसका फोटो पुराने मोबाइल में था जो कि यहाँ आने से पहले खो चुका था। और यही नहीं, वो सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि उसका फोटो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं मिलेगा। खैर वारी ने रात के 3:15 बजे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पुलिस इंस्पेक्टर को बताया, लेकिन इंस्पेक्टर को इस बात पे यकीन नहीं आया कि आखिर हवा में बेड कैसे लहरा सकता है। कहीं वरी झूठ तो नहीं बोल रही। और उसने मिन के पिता के बारे में भी पूछा, लेकिन बारी ने बताया कि वो कई साल पहले अलग हो गए थे। मिन के सारी डिटेल लेने के बाद इंस्पेक्टर ने जितने सबूत हो सकते थे इकट्ठा करवाए, लेकिन उनमें से एक भी सबूत ऐसा नहीं था जो कि मिन के यहाँ होने का सबूत दिलाए। सिर्फ उसके कपड़ों के होने से ये साबित नहीं होता कि वो यहाँ पे थी। और इतने में उनकी खोज खबर लेने के लिए घर के केयर टेकर आए और उन्हें भी यहाँ पे आके मिन के गायब होने की खबर पता चली। क्या आपने उनकी लड़की को देखा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। और जहरी सी बात है कि वारी ने अपनी बेटी के बारे में इसे नहीं बताया था, जिसके चलते वो सेम बात पुलिस को बताता है कि वारी मैडम यहाँ पे अकेली आई थी। और ये बात जानने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथ ही काफी चौंक जाते हैं कि आखिर वारी ने मिन के बारे में किसी को बताया क्यों नहीं था। और अब जबकि अभी तक उन्हें ये नहीं पता था कि मिन कैसी दिखती है और ये कि वो अपनी माँ के साथ आई भी थी कि नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर उसकी मिसिंग रिपोर्ट यूं ही दर्ज नहीं कर सकती थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर फा पेपर पे उसे अपना नंबर लिख के देती है और उसे कहती है कि जब भी मिन के एग्जिस्ट होने का सबूत उसे मिले तो वो फौरन उसे तलाक करे। और अब पुलिस स्टेशन आने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर फा को वारी की बातों में सच्चाई लगने लगती है और इसीलिए वो अपने साथी के साथ उस पेट्रोल पंप और स्टोर पे जाती है जहाँ पे वारी ने इस घर में आते समय कार रोकी थी। लेकिन किसी भी सीसीटीवी फुटेज पे मिन नजर नहीं आ रही थी और ऐसा वारी ने ही मेक श्योर किया था ताकि उसका हस्बैंड उसे ढूंढ ना पाए। और अब पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद वारी मेंटली अनस्टेबल होने की वजह से ये सारी चीजें खुद ही इमेजिन कर रही है, यानी वो मिन को कभी अपने साथ लेके आई ही नहीं, लेकिन वो अभी भी इस मामले को और सही से पता करना चाहती थी। और उसका एक और रीजन भी था कि वो खुद माँ बनने वाली थी और इसीलिए वो एक माँ के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकती थी। खैर वो वापस आने के बाद इस केस की फाइल बनाने लगती है और तभी फा का चीफ डाई उसे अपने ऑफिस में बुलाता है, जहाँ पे उनकी बातों से हम ये जान पाते हैं कि फा के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो असल में डाई का ही था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि डाई की एक बेटी और बीवी भी थी और इसीलिए कहीं न कहीं फा को इस बात का रिग्रेट भी था कि ये सब कुछ जानने के बावजूद उसने डाई के साथ रिश्ता बनाया। और मे बी डाई ने कहा हो कि वो अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ देगा, और जहरी सी बात है कि हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। और ये बात सोचते हुए फा अकेले में जाके रोने लगती है और फिर बाद में खुद को संभाल के वो जैसे तैसे करके बारी के बारे में पता करने लगती है। और तभी उसे हॉस्पिटल डेटा से पता चल जाता है कि बारी की सच में मिन नाम की एक बेटी है, लेकिन अभी उन्हें ये पता नहीं लग रहा था कि सच में मिन उसके साथ आई भी थी कि नहीं। और कहीं न कहीं फा को नाटिक पे भी शक था, कहीं उसने मिन को तो नहीं अपने पास रखा, और इसीलिए वो अपने साथी के साथ जाके नाटिक के घर पे भी चेक करती है, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। और हम जानते हैं कि नाटी ने कुछ नहीं किया था। और यहाँ पे उनकी बातचीत से हमें पता लगता है असल में नाटी वारी की माँ पनीटा का ड्राइवर हुआ करता था। और साथ ही साथ वो फा को उस समय की बहुत सी तस्वीरें भी दिखाता है और उस समय नाटी की आंख बिल्कुल ठीक थी और इसीलिए फा उसे उसकी आंख के बारे में पूछती है। और तभी नाटी बताता है कि एक रात किसी अनजान औरत ने अचानक ही पनीटा के घर पे हमला कर दिया था और इस औरत ने नाटी से भी मुकाबला करते हुए उसकी आंख में कांच का एक टुकड़ा मार दिया, जिसकी वजह से नाटे की एक आंख चली गई थी। लेकिन बाद में पनीटा से लड़ाई करते हुए अचानक सेकंड फ्लोर से वो औरत नीचे गिर गई थी
और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और बाद में उस संगी औरत की पूरी बॉडी को बुरी तरह से जली हुई हालत में पुलिस ने रिकवर किया था, जिसके बाद पनीता अपनी बेटी वारी को लेके बैंकॉक आ गई थी। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये घर इतने दिन से खाली क्यों पड़ा हुआ था और क्यों इसके हॉन्टेड होने की खबर सारी तरफ फैली हुई थी। जहरी सी बात है, यहाँ पे एक मौत हुई थी जिसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई और साथ ही साथ बारी के बैंकॉक होने का रीजन भी यही था। खैर, हमें बारी को दिखाया जाता है जो कि घर में अभी भी इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। तभी उसे अपनी माँ के रूम यानी पनीता के रूम में एक आदमी और एक बच्ची की तस्वीर मिलती है और अभी वो कुछ सोच पाती कि फा उसे फोन करके पुलिस स्टेशन बुला लेती है कि अब तक फा के पास मिन की एक तस्वीर आ चुकी थी। और इस तस्वीर को देख के वारी फा से पूछने लगती है कि उसे ये तस्वीर कहाँ से मिली। और हम यहाँ पे जान पाते हैं कि ये तस्वीर मिन की तस्वीर नहीं बल्कि वारी की तस्वीर है, जो कि उन्हें नाटे के फोटो एल्बम से मिली थी। जिसका मतलब ये था कि शायद वारी अपने साथ मिन को लेके आई ही नहीं। और अब पुलिस इंस्पेक्टर को लगता है कि शायद बारी अपने साथ अपनी बेटी को लेके आई ही नहीं थी। उसने शायद अनजाने में अपनी बेटी को नुकसान पहुंचा दिया था और इस दुख की वजह से वो मिन को अपने पास ही महसूस कर रही हो। और तब वारी को याद आता है कि जब हाथापाई के दौरान उसने अपने हस्बैंड पे गन चलाई थी तो वो सिर्फ उसे डराने के लिए था, ना कि उसने रियल में ऐसा किया। और असल में गोली उसने साथ में रखी हुई क्लोजेट पे चलाई थी और उसी क्लोजेट में डर के मारे उसकी अपनी बेटी छुपी हुई थी और वो गोली मिन को लगी नहीं थी। और इसी वजह से वारी अपनी बात पे अड़ी रहती है कि हाँ, मिन बिल्कुल जिंदा है और ये सिर्फ उसकी सोच नहीं है। और इसके बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है और इसकी बात फा से करवाती है ताकि वो उससे मिन की तस्वीर लेके क्रॉस कंफर्म कर सके। और जब उसके हस्बैंड को अपनी बेटी के गुमशुदा होने का पता लगता है तो सबसे पहले वो वारी पे गुस्सा करता है, लेकिन अभी के हालात को समझते हुए वो मिन की तस्वीर भी भेज देता है। और इस तस्वीर को देखने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि वारी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि उसकी बेटी जिंदा है और वो उसके साथ आई थी और वो बचपन में बिल्कुल ऐसी ही लगती थी जैसे वारी बचपन में लगा करती थी। और इसीलिए वो फौरन से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। वो आसपास के फॉरेस्ट एरिया में भी जाते हैं और काफी ढूंढने के बाद भी मिन उन्हें कहीं नहीं मिलती। और अब चूंकि बारिश भी होने लगी थी और पुलिस इंस्पेक्टर फा प्रेग्नेंट भी थी और इसीलिए उसकी हालत को देखते हुए वारी उसे अपने ही घर ले आती है। और यहाँ पे उन्होंने उसी रूम को देखा जहाँ पे ताला लगा हुआ था। वैसे वारी ने घर का हर कमरा सैकड़ों बार चेक किया था, लेकिन इस कमरे को एक बार भी चेक नहीं किया। एक तो इस पे ताला लगा हुआ था और दूसरा इस ताले की चाबी उसके पास नहीं थी। उन्होंने इसे खोला तो अंदर का नजारा देख के दंग रह गए। अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट कमरा था। ये दोनों दबे पांव अंदर गए और इस बात से अनजान कि वो आत्मा उनके पीछे ही है। लाइट चालू किया तो वहाँ पे अजीब तरह की बड़ी बड़ी मशीन्स थी, जिससे कि ये बात तो साबित होगी थी कि वहाँ पे पनीता ने एक बहुत बड़ी लैब बनाई हुई थी और जिसकी मशीन को किसी ने तोड़ा हुआ था। और साथ ही साथ जमीन पे ढेर सारा खून और कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे, जिसे देख के दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और वारी बहुत छोटी थी जब उसकी माँ उसे अपने साथ लेके चली गई थी और इसी वजह से उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। और शायद इसी के अंदर उसी इंसान को रखा गया था जिसने ये ग्लास तोड़ा था और शायद उसी की वजह से वो ग्लास पीसेस और जमा हुआ खून जमीन पे पड़ा हुआ था। वारी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो खुद यहाँ पे 30 साल बाद आई है और इस कमरे में उसने पहली दफा कदम रखा है। और जब अगले दिन फोरेंसिक वाले छानबीन शुरू करते हैं, उन्हें इस शीशे के सेल के ऊपर एक जला हुआ गोल आकार का निशान नजर आता है। अगर शॉर्ट सर्किट भी हुआ है तो इस तरह के निशान नहीं बनते। आखिर इस घर का माजरा क्या है? इस कमरे के ठीक ऊपर और उससे भी ऊपर, यानी जिस कमरे में वारी रहती थी वहाँ पे भी ये निशान पड़ा था। सब कुछ देख लिया और जितनी कोशिश करनी थी कर ली और आखिर में उन्हें वारी की बेटी कहीं नहीं मिलती। गाँव वाले और बाकी पुलिस के लोग भी अपने घर वापस चले गए और अब अगली रात उसी घर में किसी के घुसने की आवाज सुनाई दी। शायद वो मिन हो सकती है और इसी आस में वो गन लेके उस तरफ गई और साथ ही साथ उसने वो पेज निकाला जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे अपना नंबर लिख के दिया हुआ था और इसने पुलिस को कॉल मिलाई और सारी बात बताई। और इसके बाद उसने वो कागज अपनी पॉकेट में ही डाल लिया और जिसके बाद इंस्पेक्टर फौरन उसके घर की तरफ रवाना हो गई। और इधर पता चला कि घर के अंदर वो मास्क वाली लड़की घुसी थी। उसकी 1 से 20 तक गिनती गिनने से लगा कि वो
मिन ही है। और जैसे ही वारी उसके पास गई वो मिन के कमरे में भाग के छुप गई। और जब वारी उसके पीछे गई तो उसने देखा कि कमरे में मौजूद सारा सामान हवा में उड़ रहा था, लेकिन वो मास्क वाली लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। और वारी ने जैसे ही कबर्ड का दरवाजा खोला वो लड़की उसे अपने साथ खींच के ले गई और उसका फोन वहीं पे रह गया। वारी अपने होशो हवास खो चुकी थी और जब होश में आई तो वो एक शीशे के सेल में थी। ठीक अपने सामने वो अपनी माँ को देख के हैरान रह गई। और यहाँ से कहानी 1990s में जाती है और हम पनीता के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे कि आगे हुआ क्या था। तो हम जान पाते हैं कि पनीता अपनी 5 साल की बेटी वारी और अपने हस्बैंड के साथ इसी घर में रहा करती थी। और पनीता दरअसल एक प्रोफेसर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में एक सीनियर इंजीनियर थी और उसके ऊपर काम का बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहा करता था, जिसकी वजह से वो वारी को कभी भी सही से समय नहीं दे पाती थी। और उसी समय नाटी पनीता का ड्राइवर भी था और वो इसी के लिए काम भी किया करता था। अब एक दिन वारी चाहती है कि वो अपने माता पिता के साथ बीच पे जाए और ये वही बीच था जहाँ पे वारी और उसकी बेटी गए थे। अभी ये सब उसके लिए तैयार ही हो गए थे, लेकिन अचानक से पनीता को लैब में जाना था क्योंकि वहाँ पे उसे एक मशीन टेस्ट करनी थी। खैर इतना कुछ होने के बाद वो अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए चल पड़ी। वरी बहुत ज्यादा खुश थी, वो अपनी माँ के साथ खेलना चाहती थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ का मूड तो अपने काम की तरफ ही था और इस काम को लेके उनके बीच में बहस शुरू हो गई। पनीता ने फौरन गाड़ी रुकवाई और गाड़ी से नीचे उतर गई। उसकी बेटी वारी रोने लगी कि मामा मत जाओ, लेकिन इतने में एक बड़ा ट्रक उन दोनों को कुचल के चला गया और इस एक्सीडेंट में उसकी बेटी वारी और पति मारे गए। तो अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर वारी 5 साल की उम्र में मर गई थी तो ये प्रेजेंट टाइम के अंदर जो वारी दिखाई जा रही है वो कौन है। खैर जो भी हो, 14 मार्च 1991 को ये लोग मारे गए और अब पनीता हर वक्त 14 मार्च 1991 की रट लगाए रहती। वो चाहती थी कि वो समय के पीछे जाके यानी 1991 में जाके इस घटना को बदल पाए। गम हल्का करने के लिए उसे सेक्रेटरी से भी मिलना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो खुद को अपनी बेटी और अपने हस्बैंड का कातिल मान चुकी थी। आखिर में उन्होंने हार मान ली और डैम में कूदने के लिए जैसे ही वो ऊपर चढ़ी, घबराहट के चलते उनका सेंटर उसी वार्म हॉल में गिर पड़ा और टाइमलाइन में किसी और पनीता को जा मिला। और इस टाइमलाइन वाली पनीता समझ गई कि अभी भी उम्मीद बाकी है और यहाँ पे एक टाइम पोर्टल बन गया था। और ये बात देख के पनीता समझ गई थी कि धोखे से ही सही उसने टाइम मशीन इनडायरेक्टली बना ली है और उसने टाइम पोर्टल ओपन कर दिया था। और इससे वो ये बात समझ गई थी कि वो पास्ट में जाके अपनी बच्ची और हस्बैंड की जान बचा सकती है और इसीलिए वो गैराज में बड़े बड़े जनरेटर्स को लगवाती है। और ये बात इस क्वेश्चन की वजाहत थी कि पनीता ने अपने घर के बाहर इतने बड़े बड़े जनरेटर क्यों देखे थे, ताकि उसके पास पावर का कोई इश्यू ना हो। और इसके बाद वो इस बेसमेंट में मशीन्स ला के इस एक्सपेरिमेंट में और भी अच्छे से काम करने लगती है। और इससे हमें ये बात भी समझ आती है कि उस बेसमेंट में वो एक्सपेरिमेंट लैब क्यों बनाई गई थी। खैर इस एक्सपेरिमेंट में वो काफी दफा फेल हो चुकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे फाइनली एक और पोर्टल बना ही लिया था और इसीलिए वो पोर्टल में चली जाती है जहाँ से वो पास्ट में जाना चाहती थी। और अब पोर्टल काम नहीं कर रहा था, जिससे कि पनीता बाहर आके गुस्से में हाथ पटकने लगती है। और तभी अचानक से एक और पोर्टल स्टार्ट होता है और जब ये पोर्टल बंद होता है तो पनीता वहाँ पे 5 साल की एक छोटी सी बच्ची को देखती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वारी की बेटी मिन थी। यानी 2024 वाली मिन पास्ट के अंदर यानी 1992 में आ गई थी, जिसका मतलब ये था कि इस घर में 2 तरह के पोर्टल्स ओपन हो चुके थे, जिसमें कोई भी चीज फ्यूचर से पास्ट में यानी 1992 में आ सकती थी। और यही रीजन था कि मिन सबके ढूंढने के बावजूद किसी को भी ना मिली। ज़ाहिर सी बात है कि वो फ्यूचर से यानी 2024 से 1992 में आ चुकी थी। खैर पनीता यहाँ पे मिन को देख के बहुत ज्यादा खुश थी। पनीता ने मिन को ही अपनी बेटी बना लिया था और अब वो उसे नहला धुला के अपनी बेटी वारी के कपड़े पहनाती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाजार से कुछ चीजें दिलवाने के लिए ले जाती है। पनीता ने मिन को ढेर सारे नए कपड़े दिलवाए थे और तभी अचानक बाजार से वापस आते हुए मिन की नजर उन पेपर्स डॉल पे पड़ जाती है, जो कि उसने 2024 में भी देखी थी और उन्हें अपने पास रख लिया था। और अब वो इन्हें खरीद लेती है और साथ ही साथ वो वही मास्क भी ले लेती है, जो कि मूवी की शुरुआत में वारी ने उस छोटी बच्ची को लगा हुआ देखा था, जो कि मिन जैसी दिख रही थी। यानी इनडायरेक्टली 2024 में वारी अपनी ही बेटी को देख
रही थी। यानी यहाँ पे 2024 और 1992 का समय एक तरह से जुड़ चुका था। यहाँ पे आपको एक बात भी समझ आ रही होगी कि वारी खुद मिन ही थी, जो कि इस पोर्टल की वजह से पास्ट में रह रही थी और उसे कुछ याद भी नहीं था। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। पनीता मिन के आने की वजह से बहुत ज्यादा खुश थी और वो मिन के साथ ऐसे ही एंजॉय करती है जिस तरह से वो अपनी बेटी के साथ करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिन के अंदर ही वारी को देखती थी और इसी वजह से वो मिन के साथ हर वो काम करती है जो कि पनीता वारी के साथ करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई थी काम के प्रेशर की वजह से, या फिर यूं कहें कि उसने अपने परिवार को इग्नोर किया था। अब एक दिन नाटी जब पनीता से मिन के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो उसकी नीस है और वो अब उसके साथ ही रहेगी। और कहीं ना कहीं मिन पनीता को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और इसी वजह से उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। और तभी पनीता को भी अपनी असली बेटी की याद आने लगी थी और तब तक पनीता को भी समझ आ चुका था कि वो उसकी बेटी नहीं है और इसीलिए वो अपनी रियल बेटी पनीता को पाने के लिए फिर से मशीन चालू करती है और इन्हीं रेस की वजह से ऊपर वाली सीलिंग पे वो गोल सा निशान बन गया था। वहीं पुलिस इंस्पेक्टर फा इस घर के अंदर 1992 के अंदर हुए वाकये के बारे में फिर से सर्च करने लगती है और इस वाकये से जुड़े हुए एविडेंस जब वो देखती है तो उसे वहाँ पे एक रिवॉल्वर मिलती है और ये वही पिस्टल थी जो कि 2024 से वारी अपने साथ 1992 के अंदर लेके गई थी, या फिर यूं कहें कि उसे 1992 में खींच लिया गया था और जिसे देखने के बाद फा और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं 1992 का समय दिखाया जाता है जहाँ पे पनीता का सर्वेंट यानी नाते लैब में घुस चुका है और उसे वारी की निगरानी के लिए पनीता ने ही भेजा है। तभी वारी दम घुटने का बहाना करके बेहोश हो गई और नाटी ने जैसे ही दरवाजा खोला वो उसे धक्का देके यहाँ से भाग तो गई, लेकिन तहखाने का दरवाजा बाहर से लॉक था और वहीं पे उसकी बेटी मिन गिनती गिन रही थी और ये आवाज सुन के वारी ने उसे आवाज लगाई और जैसे ही उस छोटे से होल से मिन ने उसे देखा, पीछे से नदी ने वारी को दबोच लिया और मिन को समझा बुझा के यहाँ से भेजने के बाद उन्होंने फिर से वारी को वहीं पे कैद कर दिया। और इधर प्रेजेंट टाइम यानी 2024 में पिस्टल के सीरियल नंबर से पता चला कि ये पिस्टल 2020 में बनी थी जिसे वारी के पति ने लाइसेंस दे के खरीदा था। और हैरानगी की बात ये थी कि ये पिस्टल 1992 के सबूत में कैसे आया। असल में ये लोग समझ नहीं पाए थे कि इस पिस्टल को 2024 वाली वारी अपने साथ टाइम ट्रेवल करके 1992 के अंदर लेके आई थी और उन्हीं सबूतों में उन्हें एक फोन नंबर भी मिला, जबकि 1992 के अंदर तो मोबाइल हुआ ही नहीं करते थे। और जब पुलिस इंस्पेक्टर ने गौर किया तो उसे पता चला कि ये उसी का नंबर था और ये नंबर 1992 में पड़ी हुई लाश के पास पड़ा हुआ था। और हम तो जानते हैं कि ये नंबर यहाँ तक कैसे पहुँचा। असल में जब 2024 वाली वारी ने इस नंबर को देख के पुलिस इंस्पेक्टर को कॉल किया था और इसके बाद उसने ये नंबर अपनी पॉकेट में ही डाल लिया था, जिसकी वजह से ये कागज का टुकड़ा जिसपे नंबर लिखा हुआ था ये भी टाइम ट्रेवल करके वारी के साथ ही 1992 में आ गया था। इंस्पेक्टर फौरन समझ गई कि वारी उसी घर में है और उसके साथ अब वही हो रहा है जो 1992 की रिपोर्ट में दर्ज है। और अब वो कार लेके वारी के घर की तरफ चल पड़ी और अब पास्ट वाली यानी 1992 वाली पनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सामने ये लेडी कौन है। तभी वारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी बेटी है, लेकिन पनीता को इसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था और साथ ही साथ उसके हाथ में एक गन भी थी जिसे वो 2024 में अपने हाथ में उठाई अपने घर में घूम रही थी जब उसे लग रहा था कि शायद उसके घर में कोई है। और इसीलिए सबसे पहले पनीता उससे वो गन लेती है और बाद में उसे इसी पोर्टल में बंद कर देती है जिसके अंदर वो पोर्टल्स को बनाया करती थी। तभी बार बार वारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसी की बेटी है, लेकिन पनीता को कुछ समझ नहीं आता और इसके बाद वो ऊपर चली जाती है। शायद कि उस पनीता को नहीं पता था कि उसके बनाए हुए पोर्टल प्रेजेंट टाइम की चीजों को माजी में लेके आ सकते हैं और अब तक वारी को भी नहीं पता था कि वो 2024 से 1992 में आ चुकी है और अब प्रेजेंट टाइम यानी 2024 में वो बाल मच चुका था क्योंकि बेटी के साथ साथ अब माँ भी गायब हो चुकी थी। उसके बेड के नीचे वो 10 लाख भी मिले। अगर वारी को भागना ही था तो वो पैसे छोड़ के क्यों भागती। और तो और उसकी कार भी यहीं पे थी और इस केस को सुलझाना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर बन चुका था।
और इधर नाटी पहरा देते हुए रेडियो पे न्यूज सुन रहा था। तभी न्यूज रिपोर्टर ने आज की डेट, मंथ और ईयर बता के न्यूज शुरू की, जिसे सुन के वारी भी चौंक पड़ी कि आज 24 नवंबर 1992 है और अब नाटी को लगा कि वो पगला गई है। ये कौन सा साल चल रहा है, नाटी को ये भी नहीं पता, लेकिन नाटी ये बात समझ चुकी थी कि वो किसी तरह से 1992 में पहुंच चुकी है। अब वारी इस अनजान आदमी को बताती है कि उसका नाम वारी है और वो फ्यूचर से आई है और उसकी मैम प्रणीता उसकी माँ है, लेकिन वो इसे पहचान नहीं रही और उन्होंने उसकी बेटी मिन को कैद करके रखा है। और इस पे उस अनजान आदमी ने अपनी वरी का फोटो दिखाते हुए बताया कि वो मर चुकी है, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। और अब प्रेजेंट टाइम के अंदर वारी के हस्बैंड भी पुलिस स्टेशन आ चुके थे और इन्हें भी वारी के घर में पास्ट में हुई सारी घटना के बारे में पता चल चुका था। 30 साल पहले वारी के घर में किसकी बॉडी मिली थी, ये पुलिस के लिए आज भी राज था। और वारी के हस्बैंड भी कोई छोटे मोटे पोस्ट पे नहीं थे, बल्कि वो एक कर्नल थे और इसी वजह से वारी ने इनसे छुपने के लिए अपने घर को चुना ताकि उसके हस्बैंड अपने सोर्सेज को इस्तेमाल करके उसे ढूंढ ना सके। और अब वारी के हस्बैंड ने उसके घर जाने की ख्वाहिश जाहिर की क्योंकि उन्हें वारी के घर का एड्रेस नहीं पता था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वारी के घंटों बक बक करने की वजह से नाटी बहुत ज्यादा तंग आ गया था और उसे वहीं पे छोड़ के वो बाहर वाले दरवाजे पे पहरा देने के लिए चला आता है। और इतने में किसी तरह से वारी कांच का दरवाजा तोड़ के बाहर चली आई और अब टूटने फूटने की आवाज जैसे ही नाटी के कानों में पड़ी, वो वारी का पिस्टल लेके फौरन से अंदर आया। और अब वारी भी उसी के ताक में बैठी हुई थी, उसने कांच का टुकड़ा लेके फौरन से नाटी पे हमला कर दिया और उसकी एक आंख भी फोड़ डाली। और इसके बाद उसके दिमाग पे चढ़ा कि ये तो उसके नाटी चाचा हैं और अब उन्हें छोड़ के वो फौरन से ऊपर पहुंची। और ये उसी बात की वजाहत है जब नाटी चाचा ने बताया था कि किसी अनजान लड़की ने उन पे हमला कर दिया और उनकी एक आंख फोड़ दी, तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वारी खुद थी। और अब वारी ऊपर के कमरे में जाती है जहाँ पे उसकी बेटी मिन सो रही थी, लेकिन इतने में पनीता ने वारी को पीछे से दबोच लिया। तू मेरी बेटी को मारना चाहती है। वारी ने लाख समझाने की कोशिश की कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं फ्यूचर से आई हूँ और मिन मेरी ही बेटी है। पता नहीं कैसे पर 2024 से मैं यहाँ पे आ पहुँची हूँ। पनीता ने उसकी एक नहीं सुनी क्योंकि वो एक बेटी पहले से ही खो चुकी थी और अब दूसरी नहीं खोना चाहती थी। और अब उन्होंने वारी को नीचे धक्का दे दिया जो आके झूमर से टकराई और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गिरी। और अगले ही पल झूमर उसके फेस पे आके गिरा, जिससे कि रही से ही कसर भी पूरी हो गई। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर भी समझ चुकी थी कि 1992 के अंदर जिस लड़की की जली हुई लाश मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद वारी की ही लाश थी, जो कि किसी तरह से 2024 से 1992 में जा पहुंची थी। और इतने में वारी के हस्बैंड भी पुलिस वालों के साथ उस घर में जा पहुंचे, जिसे देख के पुलिस इंस्पेक्टर उस पर बरस पड़ी क्योंकि उसी की वजह से वारी का ये हाल हुआ था। लेकिन आखिर में वो उन्हें वारी का फोटो और फाइल देके वहां से चली गई। इधर 1992 के अंदर भी हम देख पाते हैं कि इस जली हुई लाश के पोस्टमार्टम के लिए फोरेंसिक वाले आ जाते हैं। और अब इस केस का मामला सुलझाने के बाद पनीता मिन को लेके साइकोलॉजिस्ट के पास गई, जहाँ पे हमें पता लगता है कि सदमा लगने की वजह से मिन की यादाश्त चली गई है। और इसके बाद पनीता ने उसका नाम मिन से चेंज करके वारी रख दिया और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। और वहीं वारी की आत्मा यहीं कैद होके रह गई, जो कि अक्सर मिन को रात के अंधेरे में दिख जाया करती थी। और यहाँ से ये दोनों बैंकॉक चले आए और वक्त के साथ साथ मिन भी बड़ी होती गई और अब पनीता बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। और अब वारी की बेटी भी बड़ी होके हूबहू वारी की तरह ही दिखती है। अब एक दिन वारी को गौर से देखने पे उसे समझ आता है कि फ्यूचर से आई हुई वारी उसे ठीक कह रही थी कि वो उसी की बेटी है जिसे खुद उसने अपने हाथों से मार डाला था। और अब पनीता इसी गम में पागल होने लगती है और इसी गम के चलते पनीता की जहनी हालत भी खराब हो जाती है। और ये वही टाइम था जब वारी को पनीत से प्यार हुआ था और दोनों ने शादी भी कर ली। और इसके कुछ मंथ बाद वारी की माँ पनीता भी चल बसी और इसके बाद वारी के घर में एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने मिन रखा। और ये वही समय था जिसके बाद इन दोनों में झगड़े शुरू हो गए और यहाँ तक के बाद डिवोर्स तक आ गई। लेकिन उसका हस्बैंड उसे किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता था और इसकी गिरफ्त से वारी सालों तक नहीं निकल पाई क्योंकि उसका हस्बैंड कर्नल था, उसकी पहुंच ऊपर तक थी।
और आखिरकार वारी को एक दिन यहाँ से भागने का मौका मिल ही गया, क्योंकि उसके हाथ उसके हस्बैंड की पिस्टल लग चुकी थी, जिसके दम पे वो अपनी बेटी मिन और पैसों को लेके अपनी माँ के घर आ गई। जिसका मतलब ये था कि ये घटना एक लूप में चल रही है और अब फिर से वही सब कुछ शुरू होगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी डोंट कम होम की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।